हाय एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिन महिलाओं के लिए कोर्ट द्वारा जो है भरण पोषण जो है अलाउ हो गया है, ऑर्डर हो गया है, लेकिन वो अपने हस्बैंड से जो है उसे ले नहीं पा रही है, कि वो उनको भुगतान नहीं कर रहा है या बहाने मार रहा है या दर दर की बातें कर रहा है। कोर्ट में उसको जो है वो फिर भी नहीं ले पा रही है, तो उसको कैसे वो ले सकती है वो मैं तरीके आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो जो है बीच में स्किप ना करें, जिससे मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट्स जो है आपको पूरी तरह से समझ आए। मैं बताना चाहूंगा कि भरण पोषण दो तरीके का है। पहला है इंटरव्यू, जो हम स्टार्टिंग में जैसे हम फाइल करते हैं, जो 125 सीआरपीसी में जब हम मेंटेनेंस के लिए कोई मुकदमा फाइल करते हैं, तो उसके तुरंत बाद या उसके साथ ही हम जो है इंटरम मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिस पर सबसे पहले सुनवाई होती है और उसका डिसीजन भी पहले ही हो जाता है। लेकिन फाइनल जो मेंटेनेंस होता है, जब पूरा केस का डिस्पोजल होता है, उसके बाद होता है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जो इंटरम मेंटेनेंस है वो आपका अलाउ हो गया है, लेकिन आप दे नहीं पा रहे, तो आप सबसे पहले चीजें ये ध्यान रखिए कि जब भी इंटरम मेंटेनेंस आप कोर्ट ने आपको अलाउ कर दिया है और पति उसे देने में आनाकानी कर रहा है। आनाकानी कौन करते हैं? जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होता, कि जिनकी इनकम प्रूव नहीं होती है, वो देने में आनाकानी करते हैं। कभी कभी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट भी देने में आनाकानी करता है, वो नहीं देना चाहता है पत्नी को, हर तरीके से उसको प्रताड़ित करना चाहता है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप पति की जहां भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि पति की सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है। कोई प्रॉपर्टी है जो किसी भी तरीके की हो सकती है, एग्रीकल्चर भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, कॉमर्शियल कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, उससे उसे कहीं कोई प्रॉफिट है, तो सबसे पहले आपको उसके डॉक्यूमेंट तलाश करने होंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी और इससे उसको इस तरह की इनकम जनरेट होती है। तो आपको जाना पड़ेगा उसके क्षेत्र में और आपको वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में मूव करने पड़ेंगे कि साहब हमारा इंटर मेंटेनेंस जो लगा हुआ, आप इस प्रॉपर्टी को अटैच करके आप उससे हमें दिलाएं। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी जो है वो पेरेंट्स के नाम होती है और लेकिन इनकम उसको भी हो रही है, तो पेरेंट्स की भी जो प्रॉपर्टी है वो भी इसमें अटैच हो सकती है, जब तक उसके लिए भी कंडीशन ये है कि पेरेंट्स ने उसे कहीं डिवाइड तो नहीं कर रखा, बेदखल तो नहीं कर रखा है प्रॉपर्टी से। उसमें भी ये देखना होगा कि डॉक्यूमेंटली उन्होंने उसे बेदखल कर दिया, लेकिन रह उसी के साथ रहा है, तो वो बेदखल नहीं माना जाएगा। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि उसे प्रॉपर तरीके से बेदखल नहीं किया गया है, बेदखल सिर्फ डॉक्यूमेंटली किया है और आज भी जो है उन्हीं के साथ वो रह रहा है। ये कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। और इंटरम मेंटेनेंस के लिए या फाइनल जो आपका मेंटेनेंस अलाउ हुआ है, उसका भुगतान कराने के लिए हस्बैंड साइड से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोचिंग चलाए होते हैं, पढ़े लिखे लड़के होते हैं, कोचिंग बहुत अच्छी चल रही, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब तक आप मूव नहीं करेंगे कोर्ट के अंदर, तो आप उससे जो है पैसे अपना नहीं ले सकते, जो भरण पोषण के रूप में आपको मिलने वाले। ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। और कैसे उसे प्रोविजनली आप जो है, जब भी इंटरम मेंटेनेंस आपका ला जाओ, तो आप जो है 128 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन मूव करेंगे कोर्ट में कि साहब ये इसकी जो है, और उसके साथ जो भी प्रॉपर्टी है उसकी, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करेंगे जब रिकवरी वारंट जारी हो। आसानी से वो देगा नहीं, जब रिकवरी वारंट जारी या फाइनल है, वहां भी आपको जो है जो भी प्रॉपर्टी उसके पास है, जिससे भी उसको इनकम जनरेट होती है, वो प्रॉपर्टी आपको ला के देनी होगी। प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है तो कोई अलग चीज हो सकती है जिससे कि वो जो है पैसे कमा रहा होता है, वो सारी चीजें आपको काउंट करानी होती है। क्योंकि जब इनकम जो है प्रूव नहीं होती है, प्रूव्ड इनकम नहीं होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनसे वो पैसा रिकवर कर। तो मैं कहना चाहूंगा, चाहे तो आप एप्लीकेशन 128 सीआरपीसी में दें या सेक्शन 147 बीएनएस के थ्रू आप दें कोर्ट में, तो उसके साथ हमेशा प्रॉपर डॉक्यूमेंट, जो भी उसकी फैमिली के जो प्रॉपर्टी है
उसके नाम है या फैमिली मेंबर या पेरेंट्स के नाम है, जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसमें अटैच कराएं। जब उसकी प्रोसेसिंग आज शुरू होगी, अटैचमेंट होने के बाद प्रॉपर्टी, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पैसा देगा। और कोर्ट भी उसके लिए वारंट भी, अगर वो ये कह दे कोर्ट में कि साहब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे मुझे जेल भेज दो, तो वो जेल भी अगर चला जाएगा तब भी ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैं पत्नी या बच्चों को भरण पोषण नहीं दूंगा। उसके बाद भी उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, जहां से भी उसको इनकम जनरेट होती है, वो प्रॉपर्टी अटैच करके कोर्ट उससे उस पैसे का भुगतान कराएगा। तो आप बच नहीं सकते हैं, कोई भी हस्बैंड ऐसे बच नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो नैतिक जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व तो कहिए कि वो नैतिक तरीके से उसको अपनी पत्नी या बच्चों का भरण पोषण देने का उसका दायित्व है, आप उससे नहीं बच सकते। लेकिन इसमें भी ये देखना होगा, कोर्ट ये देखता है अक्सर कि पत्नी जो है क्या विदाउट रीजन जो है वो मायके में रह रही है, या उसके पास कोई सफिशिएंट रीजन है जिसकी वजह से वो रह रही है। और लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोर्ट में सेक्शन 128 या 147 बीएनएस के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो ये देख लें कि ऑर्डर आपका किस डेट पे हुआ है। ऑर्डर आपका जो है हुआ है, और ऑर्डर जो उसको हो गए 14 या 15 महीने, तो 12 महीने से ज्यादा का जो आपका मेंटेनेंस जो स्टोर हुआ है उससे ज्यादा का आप उसे नहीं मांग सकते। 12 महीने के बाद आप पीछे वाला नहीं मांग सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप जो है एप्लीकेशन तुरंत मूव कर देनी चाहिए 128 सीआरपीसी की या 147 बीएनएसएस के थ्रू आप एप्लीकेशन मूव करें, क्योंकि टाइम वार्ड होने के बाद आप पीछे का नहीं मांग सकते। ये काउंटिंग जो होती है वो जिस दिन ऑर्डर होगा, आपका ऑर्डर की जो डेट है उससे ये मंथ काउंट होते हैं। 12 महीने से पूर्व का आप जो है अधिक नहीं मांग सकते। अगर मेरे इस वीडियो में बताए हुए लीगल फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है उससे आप अछूते ना रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।